Hello students. So in the previous lecture we were talking about the bacterial cell and we did label different structures and we did talk about them. So in this lecture we'll continue with the topic and we'll talk about this outgrowths. ये जो outgrowths आपको बाहर की तरफ आते हुए दिख रही है, ओके जैसे कि एक इनग्रोथ जो थी मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ थी, जिसको क्या नाम दिया था, मेसोसोम नाम दिया था। और ये जो आउटग्रोथ्स है बाहर की तरफ, ओके दिस आर दी आउटग्रोथ। ठीक है, अगर इस आउटग्रोथ की बात करते हैं तो ये जो आउटग्रोथ है ये दो तरीके की हो सकती है। सो वन ऑफ देम कैन बी टर्म्ड एज फिम्ब्रे। It can be termed as fimbrae, and the another outgrowth that can be termed as pili। क्या कहा जाता है? पिलाई, जिसका सिंगुलर है पाइलस, सिंगुलर इट इज नोन एज पाइलस। ठीक है, सो पिलाई एंड फिम्ब्रे आर द आउटग्रोथ of the plasma membrane. The ingrowth of the plasma membrane was the mesosome. The outgrowth of the plasma membrane is fimbrae and pili. ठीक है, now what is the importance? तो जो फिम्ब्रे होते हैं they are small in size and they are thin. They are small in size and they are thin. ठीक है, while the पिलाई की अगर बात करते हैं they are longer and thick. They are longer and thick. These are the important points आपको याद रखने पड़ेंगे कि पिलाई जो है वो longer है और thick है, और जो फिम्ब्रे होते हैं they are small in size and they are thin. ठीक है, now if we talk about the number, कितने फिम्ब्रे हो गए या कितने पिलाई हो गए, तो फिम्ब्रे की अगर बात करते हैं so they are about 300 to 400 fimbrae per cell. They are about 300 to 400 fimbrae per cell. While if I talk about the pili, तो पिलाई की अगर बात करते हैं they are very less. They are 1 to 5. सिर्फ 1 to 5% आपको देखने को मिलेंगे। Done? One of the फंक्शन ऑफ पिलाई, अगर दोनों की बात करते हैं ना, दोनों का जो कॉमन फंक्शन अगर है, सो दैट इज अटैचमेंट टू द होस्ट। होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट के लिए काम में आएंगे फिम्ब्रे एंड पिलाई, एंड दे आर मेड अप ऑफ द सिमिलर प्रोटीन। एक ही टाइप का प्रोटीन जो इनको बनाता है, दैट प्रोटीन इज नोन एज पिलीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? पिलीन प्रोटीन है जो इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। किसको? फिम्ब्रे को और पिलाई को। पिलाई के बारे में मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि पिलाई इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसे कॉन्जुगेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन। तो यहां पे मैं लिख दूंगा पिलाई इज एसोसिएटेड विद कॉन्जुगेशन। एंड अगर दोनों की बात करते हैं, फिम्ब्रे एंड पिलाई बोथ दे आर एसोसिएटेड विद अटैचमेंट टू द होस्ट, ओके, एंड दे आर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। दे आर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी? आउटग्रोथ्स, जो मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स आपने देखी थी। डन? ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से गो थ्रू कर लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, और जिसमें एक ऑर्गेनल्स का नाम अपने रखा था राइबोसोम, है ना। राइबोसोम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस। इट इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम करेगा।
सो अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम 70s राइबोसोम लिखा था, प्रिमिटिव राइबोसोम। यहाँ पे एक और चीज जो बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को मिलती है, दोज आर स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। स्टोरेज, जो चीजों को स्टोर करेंगे। क्या अवेलेबल है? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है ना, ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स क्या काम में आते हैं? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे जो बैक्टीरियल सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। तो ये जो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है, द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स दे कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन है, पर मेम्ब्रेन एक्चुअल लिपिड बायोलिपिड लेयर वाली मेम्ब्रेन नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इट कंसिस्ट ऑफ क्योंकि अगर बायोलिपिड लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो जाता, और अपन तो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। ठीक है, तो जो स्टोरेज ग्रैन्यूल है वो किससे बने हुए, उनकी जो कवरिंग है किससे बनी हुई? इट कंसिस्ट ऑफ सूडो मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड दे आर आल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनकल्शंस। इनका एक दूसरा नाम क्या है? नोन एज साइटोप्लाज्मिक इनकल्शंस। ठीक है, नाउ व्हाट डज द स्टोरेज ग्रैन्यूल कंसिस्ट ऑफ? तो इसके अंदर हो सकता है देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक ग्रैन्यूल्स देखने को मिल सकते हैं आपको, विच इज एक्चुअली अ रिजर्व फूड। ये क्या है? ऑब्वियसली स्टोरेज के काम में आ रहा है, तो इट इज अ रिजर्व फूड। ठीक है, दैट इज फैट, इट्स अ टाइप ऑफ फैट। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पे बताता हूं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक विच इज फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की आजकल डिमांड बढ़ रही है बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट गुड। ठीक है, तो आजकल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड यूज किया जाता है, दैट इज फाउंड इन द स्टोरेज ग्रैन्यूल्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पे अपन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ठीक है, आपको याद रखना है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक। ठीक है, दूसरी जो स्टोर्ड चीज देखने को मिलती है इन द स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, दैट इज ग्लाइकोजन। दैट इज ग्लाइकोजन आपको पता होना चाहिए। ग्लाइकोजन इज व्हाट? ग्लाइकोजन इज कार्बोहाइड्रेट। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड इट इज मोस्ट कॉमन और द मोस्ट अबंडेंट आप बोल सकते हो। मोस्ट कॉमन आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज ग्रेन्यूल के अंदर क्या? ग्लाइकोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एक और चीज जो आपको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में देखने को मिलती है, दैट इज द वोल्यूटीन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। वोल्यूटीन फॉस्फेट granules. Simple and easy. ठीक है, so this was all about the storage granules. समझ में आ गया? तो storage granules consist of, जो पॉइंट आपको याद रखना है, pseudomembrane, they are also known as cytoplasmic inclusions, they consist of reserved food, एक fat, नाम दिया अपन ने polyhydroxy butyric, which is also used for formation of biodegradable plastic.
ठीक है, दूसरी जो चीज है विच इज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट कॉमन, ग्लाइकोजन। और तीसरा जो कंपोनेंट आपको मिल सकता है दैट इज वॉल्यूटीन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। सिंपल एंड इजी, ठीक है। नाउ जो जेनेटिक मटेरियल की अपन ने बात करी बैक्टीरियल सेल में, प्रोकैरियोटिक, जिसको आपने नाम दे रखा है न्यूक्लियोइड, क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल में होता है उसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। तो यहां पे एक कंपैरिजन ले लेते हैं बिटवीन अ न्यूक्लियोइड दैट इज द प्रोकैरियोटिक पार्ट एंड अ यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस के बारे में। और द जेनेटिक मटेरियल, यहां पे लिखते हैं जेनेटिक मटेरियल, किसका कंपैरिजन लेना पड़ेगा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। और यूकैरियोट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें और यूकैरियोट्स की अगर अपन बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियोइड होता है दैट इज नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोइड, ठीक है। और यूकैरियोट्स की बात करते हैं, दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। सो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है इन द प्रोकैरियोट्स, दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर होता है। वो क्या होता है, सर्कुलर। तो मैं यहां पे लिखूंगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज सर्कुलर, जो क्या है, सर्कुलर है। और इस सर्कुलर डीएनए को कहा जाता है, इट इज टर्म्ड एज plasmid, it is termed as plasmid. The double stranded DNA which is circular is known as plasmid. और यहां पे यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इनके पास जो डीएनए है दैट इज आल्सो डबल स्ट्रैंडेड बट इट इज लीनियर, इट इज लीनियर। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज लीनियर या फिर फिब्रिलर, या फिर फिब्रिलर, ठीक है। याद रखना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड है, इसका भी डबल स्ट्रैंडेड है, बट डिफरेंस क्या है, ये लीनियर है और ये क्या है, सर्कुलर है। तो अगर बनाए इसको, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और अगर इसको बनाते हैं तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सर्कुलर, ठीक है, गोल है पूरा। डन। दूसरा पॉइंट अगर लिखे यहां पे, यहां पे जो डीएनए है वो डीएनए क्या होता है, कॉइल्ड होता है। बट कॉइलिंग में हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं ना, जो डीएनए इज वेरी लॉन्ग, ठीक है। तो उसको अगर आपको सेल के न्यूक्लियस में डालना है तो आपको कॉइलिंग करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लॉन्ग थ्रेड, तो अगर उसको आपको अपनी पॉकेट में डालना है तो आप लॉन्ग थ्रेड को साथ सीधा तो नहीं डालोगे, आप क्या करोगे, उसको कॉइल कर दोगे। तो उसी तरीके से डीएनए जो होता है उसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कॉइल करना पड़ता है। तो कॉइलिंग में जो प्रोटीन्स काम में आते हैं उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें लिख देता हूं मैं पहले, जो डीएनए है इट कैन बी 2.2 मीटर्स लॉन्ग,
तो यहां पे क्या होता है, डीएनए इज कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. is used for coiling DNA. ठीक है, कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है जो डीएनए कॉइलिंग में हेल्प करेगा. और जो हिस्टोन प्रोटीन है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, अभी तक आपको पता होना चाहिए. सो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, इट इज रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन. has higher amount of arginine and lysine. arginine and lysine. उसी तरीके से अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं तो जो डीएनए है वहां पे कॉइलिंग जो है वहां पे हिस्टोन पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो लेट्स पुट इट एज हिस्टोन is not used for DNA coiling. Histone is not used for DNA coiling. यहां पे यूज होते हैं अमीनो एसिड्स. लाइक पॉलीअमाइन्स या फिर एलनीन आर यूज्ड. ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोन इज कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना, उस डीएनए के दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, दूसरा पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है. बिकॉज द मेन इंटेंशन ऑफ द डीएनए इज टू फॉर्म प्रोटीन. ठीक है, सो द डीएनए हैज टू पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन कोडिंग प्रोटीन्स या फिर कोडिंग अमीनो एसिड्स. ठीक है, और दूसरा पार्ट प्रोटीन्स नहीं बनाता है. तो आई टर्म इट एज non-coding part. It does not code for protein, and another part is coding part. It codes for protein. ठीक है, यहां पे मैं ये भी मेंशन कर देता हूं, no protein produced. यहां पे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा नॉन कोडिंग पार्ट से. और यहां पे क्या होता है, प्रोटीन प्रोड्यूस होता है. नो प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड प्रोटीन प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, दैट इज इंट्रोन्स. दैट इज इंट्रोन्स. व्हाइल द कोडिंग पार्ट इज नोन एज एक्सोन्स. क्या कहा जाता है, एक्सोन कहा जाता है. एक्सोन्स मतलब जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसके दो पार्ट्स है. इट कंसिस्ट ऑफ टू सीक्वेंसेस. वन ऑफ द सीक्वेंस इज गोइंग टू कोड फॉर प्रोटीन, जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, और जो दूसरा सीक्वेंस है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा. सो जो नहीं बनाता उसको नॉन कोडिंग सीक्वेंस लिखता हूं मैं, और जो प्रोटीन बनाता है उसे कोडिंग सीक्वेंस में लिखूंगा. ठीक है, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका वी हैव अ स्पेसिफिक नेम, दैट इज इंट्रोन्स, और जो कोडिंग पार्ट है उसका एक स्पेसिफिक नेम है एक्सोन्स. ठीक है, अब यही चीज मैं बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ देयर इज प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स, इंट्रोन्स एब्सेंट होते हैं. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहां पे लिखेंगे ओनली एक्सॉन्स प्रेजेंट. सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एक्सॉन्स प्रेजेंट है. The non-coding part is
absent. The non-coding part is absent. ठीक है, सिंपल एंड इजी. बट यहां पे मैं एक एक्सेप्शन बताता हूं आपको. नीट के हिसाब से, कंपेटिटिव के हिसाब से आपको इस एक्सेप्शन को याद रखना है कि एक्सोन्स ही प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इंट्रोन्स एब्सेंट होते हैं. बट देयर इज एन एक्सेप्शन विच इज आर्कीबैक्टीरिया. कौन है ये आर्की? In case of Archaebacteria, which is a prokaryote, there is presence of both introns and exon present. ठीक है, ये आप याद रखोगे, इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट है. किसके केस में? ओके, इन केस ऑफ Archaebacteria. Normally bacteria do not have introns and exons, but there is an exception, that is Archaebacteria में introns और exons दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, एक और एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं कि मैंने बोला कि प्रोकैरियोट्स के पास देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज सर्कुलर, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, दैट इज माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma consists of double-stranded linear DNA. It consists of double-stranded linear DNA. ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा exception, that is mycoplasma. That is mycoplasma. Mycoplasma consists of double-stranded DNA and the DNA is linear. So this is also a very important point. एक्सेप्शन में आ रहा है माइकोप्लाज्मा, उसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और लीनियर भी है. ठीक है, और यहाँ पे एक्सेप्शन में आर्कीबैक्टीरिया मैंने लिखा है जिसके पास इंट्रोन्स भी है और एक्सोन्स भी है. सिंपल एंड इजी. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. डन. Okay, so let's move ahead now and let's talk about in detail about the cell wall. Cell wall के बारे में बात कर लेते हैं. Okay, जो cell wall अपने बना रखी थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. I hope this is very very clear. ये इंट्रोन्स एक्सोन्स पता होना चाहिए आपको. ये चीजें आपको 12th में भी काम में आएगी. तो अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो अपन जो प्रीवियस लेक्चर में देख रहे थे तो मैंने बताया था कि जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है. ठीक है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है, अगर सेल वॉल की बात कर रहे थे तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ It is made up of peptidoglycan. और पेप्टिडोग्लाइकेन की अगर मैं बात करूं, अगर उसको मैं ब्रेक करूं तो दो वर्ड्स मिलेंगे आपको, दो चीजें मिलेगी. एंड दैट इज पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन. दैट इज पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन मिलेगा आपको. ठीक है, तो पेप्टाइड एंड ग्लाइकेन की अगर बात करें, सो पेप्टाइड इज अ पार्ट ऑफ अमीनो एसिड. सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड अमीनो एसिड. और वहां की बात करें तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकेन. क्या चीज है? ग्लाइकेन. ग्लाइकेन आर मॉडिफाइड शुगर्स, दे आर मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन के दो पार्ट्स हो गए. एक तो अमीनो एसिड वाला पार्ट हो गया, दूसरा ग्लाइकेन वाला पार्ट हो गया. ठीक है, कौन कौन से अमीनो एसिड्स है यहां पे? तो यहां पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ एल एलानिन,
ठीक है, there is presence of D-alanine, ठीक है, there is presence of D-glutamic acid, dextro rotated, D stands for dextro, D-glutamic acid, and there is presence of DAPA, किस चीज का प्रेजेंस है, DAPA, that is diaminopimalic acid. There is presence of diaminopimalic acid, which is written as DAPA, ठीक है। तो पेप्टाइड अमीनो एसिड्स में ये चीजें आ गई, 4 चीजें लिख दी मैंने, एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड एंड डायमिनोपाइमेलिक एसिड, दैट इज रिटन एज डापा, ठीक है। अगर ग्लाइकेन की बात करते हैं तो मैंने अभी बताया ग्लाइकेन क्या है, ग्लाइकेन मॉडिफाइड शुगर है, इट्स अ मॉडिफाइड शुगर, इट्स अ मॉडिफाइड शुगर। तो मॉडिफाइड शुगर में क्या एग्जांपल में लिखूं, सो वी हैव एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, विच इज रिटन एज NAG, which is written as NAG। और दूसरी जो चीज प्रेजेंट है दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, क्या प्रेजेंट है दूसरा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, विच इज रिटन एज नाम, विच इज रिटन एज नाम, ठीक है। सो देयर इज नाग एंड नाम, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन दैट इज द ग्लाइकेन पार्ट एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दैट इज आल्सो द ग्लाइकेन पार्ट, व्हाइल दिस आर ऑल द अमीनो पार्ट्स, अमीनो एसिड पार्ट, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इट वुड कंटेन द ग्लाइकेन पार्ट एज वेल एज द पेप्टाइड पार्ट, द पेप्टिडोग्लाइकेन वुड कंटेन द ग्लाइकेन पार्ट एज वेल एज द अमीनो एसिड पार्ट। Is this clear? So let's put it down in the structural form. So there is presence of so these particles are going to be N-acetyl muramic acid और फिर हो सकता है N-acetyl glucosamine, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा NaM, NaG, NM, ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हो गए, sorry, this is M, ठीक है, दूसरे के साथ दे आर कनेक्टेड। नाउ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, हर एक जो ग्लाइकेन है वो अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड होगा, 4 अमीनो एसिड इसके साथ अटैच्ड होके, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 4 अमीनो एसिड, ठीक है।
So 4 amino acids attached, so they are termed as tetrapeptide chain. ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा टेट्रा पेप्टाइड चेन। ठीक है, और ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन अमीनो एसिड की ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी, और यहां पे जो कनेक्शन होगा वो भी अमीनो एसिड्स की मदद से होगा, बट दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ द पेंटापेप्टाइड चेन। जैसे यहाँ पे 4 था तो टेट्रापेप्टाइड चेन बनी, तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होगा वो होगा अमीनो एसिड की मदद से विद द हेल्प ऑफ पेंटापेप्टाइड चेन। सो लेट्स मेक द कनेक्शन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ठीक है, तो दो टेट्रापेप्टाइड जो चेन बनी है उनके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज मेड बाय व्हाट, दैट इज मेड बाय दिस पेंटापेप्टाइड चेन, that is made by the pentapeptide chain. So this is the structure of peptidoglycan. ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, देन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, फिर वापस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इस तरीके से ऑल्टरनेट वे में ग्लाइकेन्स अरेंज्ड है, और उन ग्लाइकेन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कौन कर रहा है? ओके, ये पेंटापेप्टाइड चेन कनेक्ट कर रही है। ठीक है, हर एक ग्लाइकेन अमीनो एसिड के साथ अटैच्ड है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, दिस इज स्पेसिफिकली वी कैन पुट इट एज प्रेजेंट इन दी ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम पॉजिटिव है बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपको वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी यही चीज मैं बनाता हूं इफ आई टॉक अबाउट द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा? ठीक है, तो ये ब्लू वाली पेंटापेप्टाइड चेन आपको पता है, और ये रेड वाली टेट्रापेप्टाइड चेन है। तो मैं इसको हटाता हूं यहां से, दूसरा डायग्राम यहां बनाऊंगा बाजू में। ठीक है, सो अब व्हाट डिफरेंस डू वी ऑब्जर्व बिटवीन दी पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड पेप्टिडोग्लाइकेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ठीक है, सेम पैटर्न आपको दिख रहा है, ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड है। ग्लाइकेन्स, देयर इज गोइंग टू बी नाम, ठीक है, और इनके साथ अमीनो एसिड भी अरेंज्ड है ना, अमीनो एसिड भी इनके साथ अटैच्ड है, 4 अमीनो एसिड्स। ठीक है, यहां पे आएगा नहीं ठीक से, लास्ट मैंने यहां पे भी छोड़ दिया, यहां पे मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, सो डोंट बी द इंप्रेशन कि वो कनेक्टेड नहीं होगा। अब इन प्रेजेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो उनका पेप्टिडोग्लाइकेन है, वहां पे एक चीज का डिफरेंस है कि जो पेंटापेप्टाइड चेन थी वो एब्सेंट है। क्या है? पेंटापेप्टाइड चेन एब्सेंट है। तो
तो यार इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे होगा? सो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन दी अमीनो एसिड्स. इस तरीके से यहां पे पेंटापेप्टाइड चेन थी, यहां पे पेंटापेप्टाइड चेन एब्सेंट होगी इन अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो मैं लिख देता हूं पेंटापेप्टाइड चेन एब्सेंट है. ठीक है, तो एब्सेंट होने की वजह से क्या है? देयर इज डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन टेट्रापेप्टाइड चेन. There is direct linkage between tetrapeptide chain. ठीक है, समझ में आ गया? गेटिंग द डिफरेंस. ठीक है, सो ये हो गया आपका ग्राम पॉजिटिव का पेप्टिडोग्लाइकिन, जहां पे पेंटापेप्टाइड चेन प्रेजेंट है और यहां पे पेंटापेप्टाइड चेन ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है. सिंपल एंड इजी. Done? So if you put a difference, we can put it as कि यार gram positive में there is direct linkage. I'm sorry, indirect linkage. While in the gram negative there is indirect linkage. ठीक है, तो इसको देख लेते थोड़ा अच्छे से, एक डिफरेंस भी ले लेते इनके बारे में, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से. तो यहाँ पे मैं नेगेटिव के बारे में लिखता हूँ, यहाँ पे मैं पॉजिटिव के बारे में लिखता हूँ. द स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. ग्राम नेगेटिव. ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में क्या था? देयर वाज लिंकेज विद द हेल्प ऑफ पेंटापेप्टाइड चेन. ठीक है, सो जो लिंकेज था वो क्या था? इनडायरेक्ट था, बिकॉज दो टेट्रापेप्टाइड चेन जो थी उनको पेंटापेप्टाइड चेन से अटैच कर रखा था, और यहां पे जो लिंकेज है वो क्या है? डायरेक्ट लिंकेज. क्या है डायरेक्ट? मतलब दोनों टेट्रापेप्टाइड एक दूसरे के साथ अटैच है डायरेक्टली, पेंटापेप्टाइड चेन नहीं है. तो यहां पे अपन लिख देंगे इनडायरेक्ट. क्यों है? क्योंकि पेंटापेप्टाइड चेन प्रेजेंट है. पेंटापेप्टाइड चेन प्रेजेंट, और यहां पे पेंटापेप्टाइड चेन एब्सेंट है, जो दो टेट्रापेप्टाइड को लिंक करती थी. इसलिए दिस इज डायरेक्ट लिंकेज एंड दिस इज इनडायरेक्ट लिंकेज. लिंकेज. ठीक है, एक और पॉइंट वी कैन पुट इट हियर कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, उनके पास देयर इज अ सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन. देयर इज सिंगल लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन. और यहां पे अगर देखें तो यहां पे देयर आर टू लेयर्स. there are two layers. there is presence of लिपोपॉलीसैकेराइड का भी एक लेयर होता है. तो लिखेंगे टू लेयर्स. one of the layer is made up of lipopolysaccharide.
One of the layer is lipopolysaccharide and another layer is PG. Another layer is PG. Peptidoglycan. Peptidoglycan is going to be on the inner side. This is going to be on the inner side and this is going to be on the outer side. Inner side and outer side. ठीक है? दूसरी बात, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा यहां पे, that is homogeneous. But यहाँ पे as there is involvement of different components, we'll term it as heterogeneous. We'll term it as heterogeneous. ठीक है? अब मैं यहाँ पे आपको अरेंजमेंट भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लिपोपॉलीसैकेराइड्स है, फिर पेप्टिडोग्लाइकेन है और देयर इज प्रेजेंस ऑफ दैट सेल वॉल और फिर मेम्ब्रेन है. तो आई विल रब दिस डाउन. यहां पे जो अरेंजमेंट है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल. यहां का जो अरेंजमेंट होगा वो काफी सिंपल होगा. देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी प्रेजेंस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन. ठीक है? दिस इज लेट्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Then there is layer of peptidoglycan. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PG and this is plasma membrane. यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे there is going to be layer of plasma membrane का लेयर है, उसके ऊपर पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है और पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स. ठीक है? तो लिखते हैं यहां पे देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन देयर इज पॉलीसैकेराइड एंड देयर इज लिपोपॉलीसैकेराइड्स. 1 2 3 1 2. ठीक है? समझ में आया? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स एंड लिपोपॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है. और लिपोपॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करते हैं ना, व्हाट आर दिस लिपोपॉलीसैकेराइड्स आर एक्चुअली, सो नाम से आपको पता चल रहा है लिपिड्स एंड सैकेराइड्स. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे दे कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड अपार्ट फ्रॉम लिपिड्स सैकेराइड्स आर शुगर. They consist of lipid plus sugar and there is also presence of proteins. There is also presence of proteins. Okay, that is lipopolysaccharide. और जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है ना, उसमें जो लिपिड्स होता है उसका अरेंजमेंट होता है बाइलेयर. इस तरीके से अरेंजमेंट होता है. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था बाइलेयर अरेंजमेंट. ठीक है? सिंपल एंड इजी. अब एक और चीज है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनके सरफेस के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एसिड्स which work as surface antigens. सरफेस एंटीजन का काम करेंगे. ग्राम पॉजिटिव के ऊपर देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स व्हिच वुड वर्क एज अ सरफेस एंटीजन और एक का नाम है दैट इज टिकोइक एसिड.
that is teichoic acid, which is made up of carbohydrates, alcohol and phosphate. It is working as a surface antigen. ये चीज ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है, ये चीज ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट है. ठीक है. एक और चीज जो ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट है, दैट इज द पोर्स. दैट इज द पोर्स. क्योंकि यहां पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. तो प्रोटीन क्या बनाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो लेयर है लिपोपॉलीसैकेराइड का, वहां पे वो बनाते हैं पोर्स. तो यहां पे अपन लिखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, because of presence of special proteins known as porins, okay. There is a pore of large diameter, pores are formed, okay, which helps in the movement of hydrophilic substances, which helps in the movement of transport of hydrophilic water loving compounds. Helps in transport of हाइड्रोफिलिक, आपको पता ही है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग कंपाउंड्स. ठीक है. ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स which are hydrophilic can pass through the specialized proteins of the pores which are created by porins, specialized proteins. ठीक है. इस तरीके से पोर बनेगा. गैप क्रिएट हुई बीच में, तो चीजें पास हो सकती है. डन. ये चीज यहां पे एब्सेंट है. इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है. So now let's say if we treat this gram positive and gram negative bacteria with the bacteria digesting enzyme, that is lysozyme, तो क्या होने वाला है? So if I treat the gram positive bacteria with the lysozyme, if treated with lysozyme, lysozyme क्या करता है? डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकिन को डाइजेस्ट कर देगा वो. तो अब क्या बच जाएगा सेल के पास? सेल के पास सीधा क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म बचेगा खाली. लाइसोजाइम डाइजेस्ट दी पेप्टिडोग्लाइकिन. ठीक है. पेप्टिडोग्लाइकिन को डाइजेस्ट कर देगा, तो सेल के पास क्या बचेगा? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट. और साइटोप्लाज्म के अंदर के कंपोनेंट. ठीक है. तो सेल विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म ओनली इज टर्म्ड एज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज अ प्रोटोप्लास्ट.
सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बचा है, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट बचा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो लाइसोजाइम का जब ट्रीटमेंट देते हैं तो लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर लेता है पेप्टिडोग्लाइकिन को। तो जो बैक्टीरियल सेल है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल, उसके पास सिर्फ क्या बचता है? उसके पास सिर्फ बचता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट बचेगा। अगर लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट यहां पे देते ग्राम नेगेटिव सेल में, तो ग्राम नेगेटिव सेल में जब ट्रीटमेंट देते तो लाइसोसोम यहां पे भी क्या करेगा? लाइसोजाइम डाइजेस्ट कर लेगा। किसको? पेप्टिडोग्लाइकिन को। लाइसोजाइम डाइजेस्ट पेप्टिडोग्लाइकिन। बट यहां पे दो लेयर बच जाएंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। यहां पे तो दो ही थे तो एक ही बचा, यहां पे दो लेयर बच जाएंगे। तो क्या क्या बच जाएगा? एलपीएस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर लेफ्ट। ठीक है, एलपीएस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर लेफ्ट बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकिन तो क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। सो अ सेल विथ एलपीएस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म इज नोन एज स्पेरोप्लास्ट। known as spheroplast। ठीक है, we can term it as the partially digested cell। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये चीज डाइजेस्ट हुई है। दिस इज अ partially ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेल वॉल। आज के लेक्चर में आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी देख लिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। We have also talked about the difference between the genetic material that is present in the eukaryotic cell and in the prokaryotic cell। ठीक है, and we have talked about the storage vacuoles also। जो previous lecture में टॉपिक चल रहा था, अपने डायग्राम बनाया था और जो टॉपिक चल रहा था, ओके, जहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट द आउटग्रोथ्स की बात नहीं करी थी, इनग्रोथ्स की बात करी थी, मेसोसोम्स की बात करी थी। तो आज के लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स की भी बात करी थी, दैट वाज द फिम्ब्रे एंड द पिलाई। ठीक है, सो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली। ओके, जब भी आप लेक्चर देखो नोट्स बनाते रहना, बिकॉज नोट्स आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज फॉर द बोर्ड्स। ठीक है, सो जब भी आप टॉपिक खत्म करते हो तो फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture, we'll move ahead and talk about the new details regarding the chapter. Okay, thank you.